Hello everyone, my name is Alok Sharma and you are watching FICAN classes. Let's hit the concepts. तो लास्ट क्लास में हमने वो छोटे छोटे टॉपिक्स देखे थे, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ और इम्पल्सिव फोर्स, है ना। इस क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में स्पेशली स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, फिर उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे और फिर कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये चीज 3 पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले स्प्रिंग क्या होता है पता है ना, कि ये भी बताना पड़ेगा स्प्रिंग क्या होता है। इस टाइप का सभी ने देखा होगा स्प्रिंग, है ना। अब स्प्रिंग ना नॉर्मली अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जो इसकी लेंथ होती है ना, इसकी जो लेंथ होती है इसे L0 या फिर कहते हैं इसे फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इसे क्या कहते हैं? फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अच्छा, अब अगर स्प्रिंग पे किसी प्रकार का कोई फोर्स लग जाए, है ना, और मान लो कि ये पहले ये इतना लंबा था ना L0। अच्छा L0 चलो हम इसके कॉर्नर से कॉर्नर तक मान लेते हैं, ठीक है। इसे यहां से यहां तक L0 मान लिया, इसे टोटल लेंथ का L0 मान लिया। अब अगर कोई सा फोर्स लगा, मान लिया यहां से ना कोई फोर्स लगा रहे हैं हम इस तरीके से F। अगर फोर्स लगाया गया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस कर जाएगा, करेक्ट करना। मान लो कंप्रेस करके यहां तक पहुंच गया, तो दिस पर्टिकुलर कंप्रेशन लेंथ, इसे हम क्या नाम देते हैं? x का। या तो ये कंप्रेशन हो, अगर ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा तो मतलब कि यहां से भी सेम फोर्स लगना चाहिए। यहाँ पे एक साइड अपन ने फिक्स कर लिया है, यहाँ से भी सेम फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली कंप्रेस कब होगा? जब दोनों तरफ से कंप्रेस किया जाएगा ना, फोर्स दोनों तरफ से लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेशन के बाद अगर लेंथ इतना हो गया, ये L1 ये लेंथ हो गया, तो दिस x इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? कंप्रेशन, है ना। x रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन को। उसी तरीके से अगर फोर्स आउटवर्ड हो, ऐसे वाला फोर्स हो जाए, टेंशन वाला फोर्स, याद है ना, टेंशन वाला फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, है ना। अब एक्सटेंड करने के बाद तो ये अब ये वाला लेंथ क्या हो गया, ये एक्सटेंशन लेंथ हो गया। मान लिया कि ये x और ये x बराबर है या अलग है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखो x जो मेजर किया जा रहा है, x जो मेजर किया जा रहा है ना, x इज दी आइदर कंप्रेशन और एक्सपांशन, आइदर compression और expansion of the spring from free length। समझ लो, फ्री लेंथ से जितना एक्सपांड हुआ या जितना कंप्रेस हुआ उसे ही हम x कह रहे हैं, और ये क्या है? फोर्स F है। अब देखो स्प्रिंग में जो फोर्स लगा है F, उसे कैसे डिफाइन किया गया है? एक साइंटिस्ट थे हुक्स, तो हुक्स ने एक लॉ दिया था जिसे हुक्स लॉ कहा जाता है, और हुक्स लॉ के मुताबिक स्प्रिंग फोर्स को कहा गया कि स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट आइदर कंप्रेशन और एक्सपांशन फ्रॉम द फ्री लेंथ। समझ रहे हो, एक्स या तो कंप्रेशन है या तो एक्सपांशन है, जो कि मेजर किया गया कहां से? फ्री लेंथ से। फ्री लेंथ से जो वेरिएशन आ रहा है ना, L0 से जो वेरिएशन आ रहा है, L0 माइनस L1 दैट विल बी x1। वैसे ही इसको मान लो L2, इसे मान लो L2, तो L2 माइनस L0 दैट विल बी x2। तो x2 या x1 या x क्या है? फ्री लेंथ से वेरिएशन है, फ्री लेंथ से कितना कंप्रेस हुआ या फिर कितना एक्सपांड हुआ, वो होता है x। अब उसे मल्टीप्लाई किया गया विद अ कांस्टेंट माइनस k, तब क्या आ जाता है? स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। तो ये माइनस k इज एक्चुअली k इज एक्चुअली स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। क्या होता है? कि क्या हो जाता है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। और अच्छा, अब इस रिलेशन को तुम ध्यान से देखो, अगर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। देखो असल में होता क्या है, जब तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो क्या तुम्हें कोई फोर्स महसूस होता है? कुछ ताकत लगानी पड़ती है ना स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। तो ये हम तो बाहर से फोर्स दे रहे, लेकिन हमें फोर्स क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग रेजिस्ट कर रहा है। ये जैसे मैंने तुम्हें टेंशन के बारे में बताया था ना, कि स्ट्रिंग या रोप पे जब हम
टेंशन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग रेजिस्ट करता है, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से स्प्रिंग कंप्रेशन को भी रेजिस्ट करता है, एक्सपांशन को भी रेजिस्ट करता है, लेकिन रोप ना कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करता है, रोप कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ टेंशन को रेजिस्ट करता है। लेकिन स्प्रिंग के केस में ये दोनों ही चीजें, कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपांशन, दोनों को ही रेजिस्ट करता है, और इसीलिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स। अगेंस्ट क्या? देखो, जब इसे कंप्रेस किया गया होगा तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये है स्प्रिंग फोर्स। ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? जब इसे एक्सटेंड किया गया होगा, फ्री लेंथ से एक्सटेंड किया गया होगा, तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आती है बात? स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? ये एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन स्प्रिंग तो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है माइनस के टाइम्स, के क्या है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्री लेंथ, आइदर इट विल बी कंप्रेशन और इट विल बी एक्सपांशन। तो इधर भी इसमें क्या हो जाएगा? माइनस के टाइम्स ऑफ x1। अच्छा, अब इस केस में जब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माइनस क्यों लिखते हैं हम? देखो, जब कंप्रेशन हुआ अंदर की ओर, इस पॉइंट को देखना। अब मैं इसे दो पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं, ठीक है? ये ए पॉइंट माना, इसे बी पॉइंट माना, ठीक है? अब देखो, ए पॉइंट तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ए पॉइंट को हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया है, और पॉइंट बी को देखो, जब इस केस में, कंप्रेशन के केस में पॉइंट बी यहां आ गया, मतलब कि पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना। माइनस डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में है, और फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ में आती है बात? अगर वेक्टरली लिखा गया होता, ये डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरली लिखा गया होता ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फोर्स दिखा दिया है, इसलिए यहाँ से माइनस साइन रिमूव कर दिया। देखो, यहाँ पे भी फोर्स किसके बराबर है? यहाँ पे भी फोर्स किसके बराबर है? के एक्स के बराबर। देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसी तरीके से क्या हुआ होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ होता और फोर्स बाहर की तरफ आता। वैसे यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x2, यहाँ पे के टाइम्स ऑफ x1। समझ में आती है बात? अगर x2 एक्सपांशन लेंथ है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा के x2 के बराबर, और डायरेक्शन क्या होगा? एक्सपांशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अरे भैया, एक्सपांड किधर किया है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स किधर आ रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आती है बात? और यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। भैया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये वाला है, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखा दिया, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं दिखाया होता मैंने, अगर डायरेक्शन नहीं दिखाया होता तो फिर मुझे माइनस साइन यूज करना पड़ता। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन लिया गया है। अच्छा, अब अगर इसी में मैं इस डायग्राम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, फोर्स एंड किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, देखो यहाँ पे y एक्सिस में मैंने फोर्स ले लिया, x एक्सिस में क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बता सकता है क्या? देखो, इसका ग्राफ, एक तो पहली बात ये लीनियर है, लीनियर रिलेशन है ना, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो लीनियर रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इतनी बात तो समझ में आती है ना। अगर स्ट्रेट लाइन बनने वाला है और स्लोप निगेटिव है, क्या है? माइनस के है ना स्लोप, तो यहाँ पे भाई mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ m क्या है? नेगेटिव है। m नेगेटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। प्लस व्हेन x इज 0, f विल बी 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब स्प्रिंग का फोर्स भी 0 है, मतलब कि इनिशियली तो ये यहाँ है और नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप होने के लिए ग्राफ को ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा। समझ में आती है बात? ऐसा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है? माइनस के है, नेगेटिव स्लोप है। समझ में आती है बात? ये है ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट, जब देखो यहाँ पे, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था तो फोर्स नेगेटिव था, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव पे फोर्स नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पे फोर्स पॉजिटिव। समझ में आती है बात? तो ये चीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? आगे बढ़े।
तो क्या है स्प्रिंग में, देखो सीधे एक बार समराइज कर देता हूं। कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन का लेंथ किधर, एक्स कहां से लोगे, एक्स फ्री लेंथ से आगे की ओर बढ़ेगा, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो आप बाहर से ही लगा ही रहे हो, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने एक्सटेंड किया तो अंदर की ओर फोर्स लगेगा। देखो स्प्रिंग फोर्स हमेशा ना क्या पेयर में आता है, नॉर्मली सारे फोर्स ही पेयर में आते हैं। स्प्रिंग फोर्स मतलब आपने दो तरफ से खींचा तो दोनों ही तरफ क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो पेयर में आता है दोनों ही। अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो दोनों साइड अंदर की तरफ आएगा, अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो दोनों साइड बाहर की तरफ आएगा। इसीलिए ये फोर्स को कैसा लिखा गया, -k टाइम्स ऑफ x लिखा गया। ठीक है, ये हुक्स लॉ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात होगी कहाँ, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हुक्स लॉ को ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स, ये वाला फोर्स का इक्वेशन तुम्हें आना चाहिए, ये ग्राफ तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलो। तो ये जो छोटी छोटी बातें कह रहा हूं ना मैं, इसे ना नोट डाउन कर लिया करो, अलग से मैं लिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो क्या क्या बात थी, देखो हाँ एक छोटी बात कि स्प्रिंग की स्टडी में ना हम मानते हैं कि स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। क्या माना जाता है, मासलेस है। जैसे हम लोग स्ट्रिंग को भी मासलेस या रोप को भी मासलेस मानते थे ना, तो याद है क्या, रोप को जब हम मासलेस अज्यूम करते थे, अगर इधर में एक फोर्स आए ऐसे, इधर में एक फोर्स आए, अब फोर्स लग रहा है, मैंने कोई सा भी बीच का पॉइंट ले लिया, तो फोर्स की वजह से क्या होता है, एक टेंशन प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर एक बीच में कोई पॉइंट ले लिया, ये 1 है, ये 2 है सेक्शन, और बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, ये मास क्या हो जाएगा, dm, बहुत ही स्मॉल पॉइंट है। अब देखा कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है ये आउटवर्ड, ये T1 है, और ये वाला क्या है, T2 है। ठीक है, ये dm मास है, और ये कुछ एक्सिलरेट कर रहा है, विद इन एक्सिलरेशन है, क्योंकि अगर फोर्स अलग अलग है, मान लीजिए चलो इधर F1 है, इधर 2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या लिखा जाएगा, सेकंड लॉ कैसे लिखा जाएगा, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू dm मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, यही तो लिखा जाएगा ना। लेकिन जब हम मासलेस इसे कंसीडर करते हैं, इसे क्या करते हैं, कंसीडर मासलेस करते हैं ना, कंसीडर, जैसे ही मासलेस कंसीडर कर लेते हैं, dm क्या हो जाता है, 0 के बराबर, और दैट मींस T2 माइनस T1 बिकम्स इक्वल्स टू 0, और यहीं से हमें पता चलता है कि T2 और T1 क्या थे, इक्वल होते थे। इसीलिए किसी भी सेक्शन में थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या मान लेते थे हम लोग कि टेंशन कांस्टेंट है। टेंशन को स्ट्रिंग में थ्रू आउट हम लोग कांस्टेंट क्यों मानते थे, यही एक तरीका था। ठीक है, उसी तरीके से हमने जैसे ही स्प्रिंग को मासलेस कह दिया, अब स्प्रिंग पे तुम फोर्स लगा लो, इधर फोर्स लगा लो, इधर कोई सा भी पोर्शन ले लो, और यहाँ पे F1 F2 डिफाइन करो, और फिर यही चीज सेम टू सेम, अगर ये इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मास अगर हमने dm मान लिया, तो क्या लिखोगे, F2 माइनस F1 दैट इज इक्वल्स टू dm इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन dm तो क्या है, 0 है, क्योंकि हम मासलेस कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस F1 विल बी इक्वल्स टू F2। F1 विल बी इक्वल्स टू F2 का मतलब ये हो गया कि थ्रू आउट द स्प्रिंग कहीं भी आप जाओ, फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इस कॉर्नर पे फोर्स F है, तो अदर कॉर्नर पे भी F होगा, इन बिटवीन बीच में भी कहीं पे भी फोर्स क्या होगा, F होगा। क्यों, क्योंकि हम स्प्रिंग को मान रहे हैं क्या, मासलेस। समझ में आती बात, ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, आ गई ना। चलो अब इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया, चलो ये ऐसे है, और ये स्प्रिंग, ये एक मास, ये अपना नेचुरल लेंथ था। क्या था ये, नेचुरल लेंथ था। अब इस नेचुरल लेंथ से हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, हाँ देखो, ये यहां से ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट x का ले लिया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट x का ले लिया। अब मैं मान लेता हूं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कि 100 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k अगर 100 न्यूटन पर मीटर है, और x का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मान लिया 0.1 मीटर्स। ये क्या है, 0.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है x। देन फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द मास। क्या निकालना है तुम्हें, स्प्रिंग फोर्स निकालना है।
क्या निकाल सकते हो क्या स्प्रिंग फोर्स? निकाल सकते हो क्या स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे? चलो बताओ, वीडियो स्टॉप कर लो, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो स्टॉप करके जरा सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज k टाइम्स ऑफ x। अब अगर मुझे डायरेक्शन दिखाना आता है तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर तुम माइनस लिखते रहो। समझ में आ रही बात? चलो, k टाइम्स ऑफ x लिखते ही k की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाइड विद x की वैल्यू हो गई 0.1। इसे सॉल्व करते ही आ गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा होगा मास पे, किधर की ओर? ऐसे। ये होगा स्प्रिंग फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। समझ में आती बात? देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? राइट डायरेक्शन में आएगा। चाहे यहाँ माइनस लिखो चाहे नहीं लिखो, तुम्हें डायरेक्शन पता करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? समझ में आती बात? तुम्हें डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं कि हमने क्या कर दिया, इस बार स्प्रिंग को कंप्रेस करने की बजाय इस बार क्या कर दिया है? इलोंगेट कर दिया है। पिछले वाले के कंपैरिजन में इलोंगेट कर दिया है, और ये जो इलोंगेशन आया ना पिछले वाले के कंपैरिजन में, ये अगेन x है। x की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर्स। अच्छा, इस कंडीशन में कोई स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो क्या? चलो ट्राई करो, फटाफट बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। देखो फिर से अगेन, स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x। k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विद 0.1 मीटर्स। मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया? 10 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? देखो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फोर्स क्या? नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। ये हो जाएगा अपना FSP, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। समझ में आती है बात? तो चाहे डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन का हो या एक्सपांशन का हो, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, फोर्स का डायरेक्शन जरूर डिपेंड करेगा। अगर आपने एक्सपांड किया है तो वो चाहेगा कि उसे वापस बैक टू द कहां? ये फ्री लेंथ पे लाना चाहे। हमेशा स्प्रिंग क्या चाहती है कि वो अपने फ्री लेंथ पे आ जाए। समझ में आ रही बात? अगर आप उसे एक्सपांड कर रहे हो तो वापस वो बैक आना चाहती है, अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तो अगेन वापस वो एक्सपांड होके अपने पुराने लेंथ में आना चाहती है। समझ में आ रहा है? फ्री लेंथ पे आना चाहती है स्प्रिंग हमेशा। समझ में आता है? चलो एक और सवाल करें, एक और सवाल करते हैं। चलो, अब तुम्हें एक सवाल दिया। हाँ, अब देखो ये ना दोनों साइड से कुछ मास से कनेक्टेड है स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस तरीके से दोनों साइड से मास से कनेक्टेड था। अब फाइनल कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि इसे मास 1 मास 2 मान लेते हैं। ठीक है, मास 1 मान लिया, इसे मास 2 मान लिया, और ये मास 1 हो गया, ये मास 2 है। फाइन। और ये स्प्रिंग क्या हो चुका है? एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन यहां से यहां तक वाला ना, इसे नाम दिया x1। ये x1 का एक्सटेंशन है, और ये वाला एक्सटेंशन ना यहां से यहां तक, ये x2 का एक्सटेंशन है। अब तुम्हें बताना है स्प्रिंग फोर्स कितना होगा पॉइंट A पे और पॉइंट B पे। देखो ये पॉइंट A है, पॉइंट A पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, पॉइंट B पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट। स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो ना? चलो आप, अच्छा देखो ये वाला पॉइंट देखो कितनी दूर
खींचा गया है स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट, दिस ए, पॉइंट ए कितनी दूर खींचा गया बाई x1, है ना, पॉइंट बी कितनी दूर खींचा गया x2। तो कौन कहता है कि यहां पे जो फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड विथ x1, कुछ k इसका स्टिफनेस मान लिया, कुछ k है, फाइन। तो यहां पे अच्छा कितने लोग ऐसा बना रहे हैं कि एफ एस पी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x1, और b पॉइंट पे एफ एस पी एट पॉइंट b विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x2। b पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो x2 है, a पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो x1 है। कितने लोग ऐसा बना रहे हैं? कितनों के दिमाग में ये बात आ रही है, ये भी बता दो। अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है ना, तो अभी एकदम सही टाइम है, डाउट क्लियर कर लो, ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही बात? ऐसा कभी नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स जो है कि ना पेयर्स पे आते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ अलग फोर्स है दूसरी तरफ अलग फोर्स है, नहीं होता ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता है। कैसा होता है? तो कैसा होता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इक्वल होंगे, और वो फोर्स इक्वल होता है k इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल लेंथ। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 प्लस x1, x2 प्लस x1, इतना के बराबर ये FSP होगा, चाहे अब ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। समझ में आती है बात? चाहे A पॉइंट हो चाहे B पॉइंट हो, FSP इज इक्वल्स टू k इंटू x1 प्लस x2 के बराबर होगा। ऐसा मत सोचना कि एक पॉइंट का इलांगेशन इतना है तो इतना आ गया, दूसरे पॉइंट का इलांगेशन इतना है तो इतना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? टोटल एक्सपांशन देखा जाता है, और दोनों पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे FSP इक्वल एंड ये है अगर, तो सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे होगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। समझ में आती है बात? ठीक है, ऐसे होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप से मान लो इसे, है ना। ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो ये वाला कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को आता है इसलिए बता दिया तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़े, एक छोटा सा और प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हें। अगर एक स्प्रिंग कुछ इस तरीके से था, ये फ्री लेंथ है, ठीक है। फ्री लेंथ पे क्या किया गया, एक मास यहाँ पे अटैच कर दिया गया, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग K था, ठीक है। फ्री लेंथ पे जैसे ही मास अटैच किया गया, क्या होगा, ये मास क्योंकि इसके पास कुछ वेट है, वेट की वजह से ये स्प्रिंग को क्या कर देगा, इलांगेट कर देगा। मानते हो ना? तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का इलांगेट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये इलांगेशन x कितना होगा, यही हमें निकालना है। अगर स्टिफनेस K है तो इलांगेशन x कितना होगा, ये इलांगेशन x कितना होगा, कैसे निकालोगे? आ जाओ, चलो इस मास का क्या कर लो, FBD बना लो। ये मास बना लो इस तरीके से यहाँ पे, और इसका FBD बना लो। तो मास पे FBD बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मास तो क्या एक फोर्स mg का नीचे लगाने वाला है, फाइन। यहाँ पे आने के बाद तो ये स्टॉप हो जाएगा ना, है ना, स्टॉप किया हुआ है। अब देखो, अगर mg का फोर्स नीचे आ रहा है, ऊपर की ओर कुछ फोर्स आएगा ना, ये स्प्रिंग का फोर्स, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स आएगा, FSP आएगा, स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग तो हमेशा भाई अपने पुराने लेंथ पे, इनिशियल लेंथ पे जाना चाहती है, मतलब कि अपने फ्री लेंथ पे जाना चाहती है, तो ये इसको ऊपर खींचना चाहेगा। स्प्रिंग लेंथ, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k इंटू एक्स। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का फोर्स है ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू kx इज इक्वल्स टू m इंटू g। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg डिवाइडेड बाई k। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस, ऐसे केसेस में x इज इक्वल्स टू mg बाई k के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अगर इसमें अब मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, ये 10 kg का मान लो, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को, ये 10 kg मान लिया, ये 10 न्यूटन पर मीटर मान लिया, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आती है? अब तो वैल्यूज पुट करना तो वो बात की बात है, हमें ऐसे निकालना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, ये एक बात हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पीएमटी में, अब कौन सी ईयर में आया था मैं ये भूल रहा हूँ, तो ये पीएमटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें क्या किया ना, स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस जान रहे हैं, उसी तरह स्प्रिंग बैलेंस भी होता है जो कि मास रीड करके बताता है। एक्चुअली क्या, वेट डिवाइडेड बाई जी बताता है हमें। तो अगर कोई ऐसे 3 स्प्रिंग ना सीरीज में लगे हुए थे, ये एक स्प्रिंग हो गया, फिर ये एक स्प्रिंग हो गया, फिर ये एक स्प्रिंग हो गया, और फिर जाके लास्ट में क्या था, एक था मास। और उन्होंने पूछा कि ये तीनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। ये स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, स्प्रिंग बैलेंस 3, तीनों की रीडिंग क्या क्या होगी। देखो इसमें तीनों की रीडिंग क्या क्या होगी निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, ये mg फोर्स हो गया ना नीचे की ओर, तो यहाँ पे kx कितना लग रहा होगा, kx कितना लग रहा होगा, kx विल बी इक्वल्स टू mg ओनली, करेक्ट है ना। यहाँ पे भाई स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, अगर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर लग रहा है, इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये भी तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू kx, है ना। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो गए। अब जैसे ये फोर्स इतने के बराबर हो गया, यहाँ पे ऊपर की ओर ये बॉडी कितना फोर्स लगाएगी, सेम फोर्स, तो फिर ये बॉडी नीचे की ओर सेम फोर्स, फिर ऊपर की ओर सेम फोर्स, नीचे की ओर सेम फोर्स। अब x बदल सकता है अगर दो सबका k अलग हो, k1 k2 और k3 हुआ अगर, तो x1 x2 x3 बदल जाएगा, समझ रहे हो, x1 x डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, लेकिन फोर्स तो भैया सेम रहेगा ना सभी में, फोर्स तो सभी में सेम रहेगा। अगर सभी में फोर्स सेम है और नॉर्मली स्प्रिंग बैलेंस के के भी सब सेम होते हैं, ठीक है। अगर फोर्स सेम है तो हमें तो पता है भैया कि फोर्स जितना भी है वो वेट हो गया, वेट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके इन्होंने आंसर दे देना है। अब तीनों में अगर इक्वल फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो तीनों की रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग तीनों की क्या आएगी, सेम आने वाली है। समझ में आती है बात। अरे भैया अगर तीनों स्प्रिंग बैलेंस को सेम फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या होगा, तीनों का रीडिंग सेम आने वाला है, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था कि W1 W2 W3 ये इक्वल होंगे या बड़े होंगे छोटे होंगे, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन दिया था। तो रीडिंग क्या होने वाली है, सेम होने वाली है अगर ये सीरीज में लगे। समझ में आती बात, क्योंकि फोर्स सारे में सेम ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आज सवाल दिख रहा है बोर्ड पे। तो बोर्ड पे जो ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। समझ में आती बात, एक पुली कनेक्टेड है और पुली से एक स्ट्रिंग गया हुआ है, स्ट्रिंग के दोनों साइड पे 2 मास कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना होगा। स्ट्रिंग के टेंशन को फिर पुली में फिर अपना फॉर्मूला वगैरह लगा के, सेकंड लगा के टेंशन इन द स्प्रिंग निकालना होगा, और स्प्रिंग पे फोर्स पता चल गया तो के की वैल्यू मालूम है, एक्स हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात, ट्राई करो, वीडियो रोको और ट्राई करो एक बार। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, देखो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन और इस पॉइंट के एक्सीलरेशन के बारे में अगर सोचो तो देखो, अगर ये 2 kg मास इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये भारी है इसलिए मैंने इसे नीचे ले लिया, तो 1 kg मास क्या होगा, ऊपर की ओर में एक्सीलरेशन a से मूव करेगा, राइट। व्हाई, बिकॉज द स्ट्रिंग इज सेम। तो कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि अगर ये a से नीचे जा रहा है तो ये a से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अच्छा यहीं पे इस पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, 2g लग रहा होगा ना, 2 into g मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये तो टेंशन होगा, है कि नहीं। वैसे ही इस पे करते हैं, इस पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का फोर्स 1 into g होने वाला है, और ऊपर का फोर्स T2 लूं या T ही ले लूं, सर T ही ले लो, एक ही स्ट्रिंग है कि नहीं। चलो अब यहां से इक्वेशन लिखते हैं, यहां से इक्वेशन लिखा गया, पहले से इक्वेशन लिखा गया, देखो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है तो राइट डाउन दी फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इक्वेट विद मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। यही तो तरीका होता था ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये T माइनस G इज इक्वल्स टू 1 into a दैट इज a। ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, करेक्ट करना। दूसरा इक्वेशन देखो क्या होगा, 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। समझ में आती है बात, 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। 2a ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो, इन दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ये t और t तो कैंसिल हो गया, ऐड कर लो ना, दोनों को ऐड कर लो। तो
तो ये क्या हो गया 2g माइनस g इज g दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस a इज 3a। तो यहां से समझ में आता है हमें कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू g बाई 3। ये पता चल गया एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू g बाई 3। एक्सीलरेशन इज g बाई 3 तो t की वैल्यू कैसे कितनी होगी, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो ना, फ्रॉम 1 से इक्वेशन 1 से निकाल लो t इज इक्वल्स टू g प्लस a, राइट। तो g प्लस g बाई 3 दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 4g बाई 3। तो t की वैल्यू भी आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। अच्छा अब पुली में आते हैं। अब पुली के बारे में सोचा जाए, किसके बारे में सोचा जाए, पुली के बारे में सोचा जाए अगर, तो मैं इस पॉइंट पे अगर पुली पे टेंशन पता करूं तो क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा t के बराबर, है ना। और यहाँ पे कितना होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा t के बराबर, है ना। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में t के बराबर। अच्छा तो यहाँ पे टेंशन सेम होगा या कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, t डैश होगा, है ना। लेकिन क्या है कि t प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू t डैश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम पुली को मासलेस मानते हैं, तो t प्लस टी इज इक्वल टू t डैश के बराबर हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि t डैश विल बी इक्वल टू t प्लस टी दैट इज 2t, दैट मींस t डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 4g बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8g बाई 3। t डैश की वैल्यू आ गई 8g बाई 3। और क्या t डैश ही स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, अरे भैया t डैश ही तो स्प्रिंग फोर्स, जो टेंशन आ रहा है वही तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा ना, यही तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। दैट इज इक्वल्स टू, स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था k इंटू एक्स, है ना। तो ये 8g बाई 3 विल बी इक्वल्स टू k की क्या वैल्यू है 100 इंटू एक्स। तो क्या यहां से x निकाल लिया जाएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो भाई, 8 बाई 300 इंटू जी। तो जो भी है ये मीटर्स में आ गया, कन्वर्ट करोगे जो भी mm सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आती बात समझ में, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकल आया नहीं आया, दोनों पे इस दोनों पे इक्वेशन लिखना आना चाहिए। एक्सीलरेशन निकाल लो, फिर टेंशन निकाल लो, टेंशन इस पे 2t विल बी इक्वल्स टू t डैश हो जाएगा। अब ये t डैश ही तो भाई स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, और स्प्रिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं k इंटू एक्स के बराबर लिख सकते हैं। k की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, आगे बढ़े। चलो स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। तो यहाँ पे दो सिस्टम्स है हमारे पास। पहले में क्या है, एक ये ब्लू कलर का क्या है, एक स्ट्रिंग के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले वाले में स्प्रिंग का कांस्टेंट k1 दिया है, दूसरे में स्प्रिंग कांस्टेंट k2 दिया है। पहले में एक तरफ स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है, दूसरे में क्या है दोनों साइड मास है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है x1 डिवाइडेड बाई x2, डिस्प्लेसमेंट और द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1 डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा तुम ट्राई करो, वीडियो रोको, ट्राई करो, और फिर मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। चलो अब देखो, ये एक ही स्ट्रिंग विद स्प्रिंग है ना, तो ये थ्रू आउट फोर्सेस तो सेम आने वाले हैं, मतलब कि जो कि टेंशन आएगा स्ट्रिंग में वही स्प्रिंग फोर्स भी आने वाला है। इतनी बात समझ में आती नहीं आती, आती कि नहीं आती। चलो तो अब इसमें ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या है 2m है, तो नीचे की ओर फोर्स आ जाएगा 2mg, ऊपर की ओर फोर्स आएगा स्प्रिंग का फोर्स, है ना, है कि नहीं। तो चलो आओ क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा ना, एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो लिखा जाएगा FSP स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू g। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है k1x1, और स्प्रिंग 1 के लिए k1x1 दैट विल बी इक्वल टू 2mg। तो x1 क्या लिखा गया, x1 इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई k1 आ गया। आती बात समझ में। अच्छा इधर आते हैं, इधर आते हैं, जैसे ही इधर आते हैं तो देखो ये क्या हो गया, नीचे की ओर फोर्स आ गया, ये क्या 2mg, ऊपर की ओर फोर्स आ गया FSP, यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स आ गया mg, यहाँ पे ऊपर की फोर्स आ गया t। अच्छा लेकिन यहाँ प्रीवियस केस में यहाँ पे क्या था, एक्सीलरेशन क्या था,
यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, 0 था ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है तो एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन यहाँ पे भैया, यहाँ पे ये इसके पास कुछ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और इसके पास कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, है ना, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा होने वाले। यहाँ पे इतनी आसानी से आ गया, लेकिन इधर में आसानी से नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो चलो इस मास के लिए लिखते हैं, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो टी माइनस एम जी दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए, है ना। अब इसके लिए देखो एक्सीलरेशन नीचे की ओर है तो हमने लिख दिया 2mg माइनस टी। अच्छा ये एफएसपी टी के बराबर होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग और स्प्रिंग फोर्स बराबर होने वाला है, एक ही चीज है ना, तो स्प्रिंग फोर्स और टेंशन तो बराबर होने वाला है, तो टी लिख दिया दैट विल बी इक्वल्स टू 2ma। अच्छा इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी एंड टी गॉट कैंसल्ड। फिर अब देखो 2mg माइनस mg इज m into g that will be equals to 3ma। m and m got cancelled, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई g डिवाइडेड बाई 3। अच्छा भैया एक्सीलरेशन की वैल्यू तो g बाई 3 आ गई, फाइन। एक्सीलरेशन g बाई 3 है, क्या हम टेंशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन g बाई 3 है, क्या हम टेंशन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। देखो यहाँ t विल बी इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से mg प्लस ma हो जाएगा ना, तो m इंटू जी प्लस ए लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। g प्लस जी बाई 3, g प्लस जी बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 4mg बाई 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। अच्छा क्या यही टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, हाँ सर यही टेंशन तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, मतलब कि हमने लिख दिया K2x2, क्या लिख दिया, K2x2 will be equals to 4mg divided by 3, है ना। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 4mg divided by 3x2, सॉरी 3k2। तो ये x2 की वैल्यू आ गई हमारी, ये x1 की वैल्यू हमारे पास थी। अब क्या निकालना है हमें फाइनली, x1 बाई x2। तो आज लिख लो भाई, x1 डिवाइडेड बाई x2 will be equals to 2mg by k1, 2mg by k1, और देखो इसको पलट के मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं ना, 3k2 by 4mg, करेक्ट ना। तो 2mg ये ट्वाइस चला गया और क्या आ गया आंसर, 3k2 डिवाइडेड बाई 2k1 दैट विल बी इक्वल्स टू x1 by x2, 3k2 by 2k1 दैट विल बी आंसर। समझ में आ रही बात, मजा आ रहा है, रंगीन दिख रहा है बोर्ड, है ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई। देखो एक इसमें क्या था, यहाँ पे तो भाई फिक्स्ड था, फिक्स्ड होने की वजह से एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, एक बार जो एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन होने के बाद ये रुक जाएगा। लेकिन इसमें देखो फिक्सिंग नहीं है ना, तो दोनों ही मास क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेट करने वाले हैं, एक नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा, एक ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, इसलिए दो इक्वेशन लिखे जाएंगे। टेंशन निकालना पड़ेगा, टेंशन को स्प्रिंग फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा और फिर तुम्हें x2 की वैल्यू मिलेगी। x1 निकालने में तो कोई मेहनत नहीं थी, फटाफट आ गया, x2 थोड़ी सी मेहनत लगी, फिर x1 डिवाइडेड बाई x2 हमने निकाल लिया। समझ में आ रही बात, बढ़िया था ना क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग देखते हैं जरा, है ना। तो स्प्रिंग में मतलब ये कांस्टेंट्स के कैसे वेरी करता है विद लेंथ, काटने से कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी बातें हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो तो फिर बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में। सो व्हाट इज कटिंग ऑफ स्प्रिंग, व्हेन यू कट द स्प्रिंग, नाउ द न्यू स्प्रिंग दैट यू आर फाइंडिंग, दैट यू आर गेटिंग, व्हाट विल बी द स्टिफनेस ऑफ दैट स्प्रिंग, यही बात करनी है हमें इसमें। समझ में आती बात। ये देखो बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई स्प्रिंग आपके पास है जिसकी लेंथ L0 है, जिसकी लेंथ क्या है L0 लिखने का मतलब है कि इनिशियल लेंथ, और जिसकी स्टिफनेस K है, लेंथ L0 है। तो देखो नॉर्मली ये पाया गया, अगर इसी सेम मटेरियल का अगर कोई और स्प्रिंग बनाया जाए, और उसका अगर लेंथ वेरी कर दिया जाए, मान लो लेंथ अगर हमने छोटा कर दिया, और ये हेलिक्स वगैरह, इसका डाया वगैरह सब चीज सेम है, एवरीथिंग इज सेम, मटेरियल इज ऑल्सो सेम, और अगर हमने लेंथ अगर बदल दिया ना,
तो इसका जो के नया वाला होता है ना, ये इसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें एक स्प्रिंग दे दिया जाए और उसे बीच से कट कर दिया जाए, ठीक है, पहले स्प्रिंग को दबाना आसान था या छोटा होने के बाद स्प्रिंग को दबाना आसान है? मुझे बताओ। एक बड़ा स्प्रिंग है, एक छोटा स्प्रिंग है, सेम मटेरियल का, समझ में आ रही बात? हेलिक्स एंगल भी बराबर है और उसका जो डायमीटर होता है ना वो भी बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है कि एक तुम्हें बड़ा स्प्रिंग मिल गया, एक छोटा सा स्प्रिंग मिल गया, दोनों को दबा कर देखना। जब दबा कर देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि बड़े स्प्रिंग को दबाना ना आसान था छोटे स्प्रिंग के मुकाबले। छोटे स्प्रिंग को दबाने में तुम्हें डबल मेहनत लगेगी अगर वो आधे लेंथ का हुआ। तो यहां से एक बात पता चलता है, एक बात क्या पता चलती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ, या फिर यहां पे अगर तुम देखोगे तो 1 बाई एल नॉट। स्प्रिंग कांस्टेंट एल नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता है? के होता है स्टिफनेस। इसका यूनिट क्या है? के की यूनिट थी न्यूटन पर मीटर, याद है कुछ? न्यूटन पर मीटर मतलब कि कितना फोर्स लगता है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग के लिए, पर यूनिट कंप्रेशन के लिए या पर यूनिट एक्सपांशन के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगता है। अगर के ज्यादा हुआ ना तो बहुत बड़ा फोर्स लगेगा उसे कंप्रेस करने या एक्सपांड करने के लिए। समझ में आती है बात? तो स्टिफनेस कब बढ़ रहा है तुम बताओ ना भाई। जब लेंथ छोटा हो रहा है तो हमें उसे कंप्रेस या एक्सपांड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब कि लेंथ के बढ़ने पर ये क्या हो रहा है, घटता है। आती बात समझ में? लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो स्टिफनेस कम हो जाती है ना, तब तो आसानी से तुम दबा पा रहे हो। अगर लेंथ छोटा हो गया तो स्टिफनेस क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मतलब कि लेंथ अगर कम होगा तो ये बढ़ना चाहिए, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ये बात समझ में आती है? स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस स्टिफ नाम से समझ में आना चाहिए। स्टिफनेस से समझ में आना चाहिए तुम्हें कि स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग में, मतलब कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज टू हाई, स्टिफनेस ज्यादा है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करना कठिन हो जाएगा, स्प्रिंग को एक्सपांड करना कठिन हो जाएगा। और हमें ये पता चल रहा है ये छोटे एक्सपेरिमेंट से कि बड़ा अगर लेंथ का स्प्रिंग है तो उसे आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं, छोटा लेंथ है तो थोड़ा सा मजबूती होती है, तो मेहनत लगती है, ज्यादा फोर्स लगती है ना। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, के एल नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? के एल नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकता हूं मैं, है कि? अब चलो आओ, अब इसी पे अब मैंने क्या किया, इसे ना यहां से काट दिया, बीच से इसे काट दिया, ये L1 लेंथ बन गया और ये L2 लेंथ बन गया, ठीक है। अब इसका स्टिफनेस कुछ K1 हो गया नए वाले स्प्रिंग का, इसका K2 हो गया। तो कैसा लिखा जाएगा? तो जैसे ही तुम्हें दो नए स्प्रिंग मिल गए ना, ये एक K1 L1 वाला और ये एक K2 L2 वाला, तो फिर इसके लिए तुम क्या लिखोगे? K1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई L1। इसके लिए क्या लिखोगे? K2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई L2। तो यहां से लिख दिया K1 L1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां से लिख दिया K2 L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और भैया ये एक ही स्प्रिंग से तो बने थे, एक ही मटेरियल से, सेम हेलिक्स एंगल, सेम डायमीटर, है ना? अगर ऐसे बने हुए हैं तो ये और ये तीनों इक्वल हो जाने वाले हैं और हम लिखेंगे कि के एल नॉट इज इक्वल टू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। समझ में आती है बात? आती है बात समझ में? आती है नहीं आती है? ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को कट करता हूं, इनिशियली L नॉट था, स्टिफनेस K था, तो कट करने के बाद वो K1 L1, ये प्रोडक्ट ऑफ K एंड L विल बी इक्वल्स टू इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ K एंड L। ठीक है। अब यहीं से एक सवाल कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट एक सवाल करते हैं। एक सवाल मैं तुम्हें पूछ ही लेता हूं आखिरकार। फटाफट एक सवाल करते हैं। देखो, एक स्प्रिंग है इस तरीके से, क्या है इसका? स्टिफनेस K है, लेंथ है 3 टाइम्स ऑफ L। क्या है? स्टिफनेस K है, लेंथ है 3 टाइम्स ऑफ L, और इसे कट किया गया कुछ इस तरीके से, कट किया गया कुछ इस तरीके से कि एक साइड का लेंथ हो गया L और दूसरे साइड का लेंथ हो गया 2L। समझ में आती बात? तो ये
ये 2L वाला है, 2L वाले का हमने मान लिया K1 और ये L लेंथ वाला है जिसका स्टिफनेस है K2। तो K1 और K2 निकालना है हमें। क्या हम निकाल सकते हैं K1 और K2? K1 K2 निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? अरे भैया आराम से निकाल सकते हो ना। देखो ये इनिशियली क्या होगा, जब K था तब लेंथ क्या था, 3L था। ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा विच विल बी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि K1 इंटू 2L के बराबर हो जाएगा। तो यहां से K1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये L और L को काट लो तो 3K डिवाइडेड बाई 2। K1 की वैल्यू क्या आ गई, 3K डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही यहां पे क्या लिखोगे, K2L दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू 3L, K इंटू 3 टाइम्स ऑफ L, L एंड L गॉट कैंसल, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, 3K। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्टिफनेस निकाल सकते हैं। अगर हमने सोच लो, अब सोचो इसी में अगर हमने 3 पार्ट किया होता L L और L का, तो तीनों के कितने आ जाते, 3K आ जाते स्टिफनेस। तीनों का स्टिफनेस 3K आ जाता। अगर मैं एक स्प्रिंग को 2 बराबर भाग में बांटू, इनिशियली इसका K है और 2L है लेंथ, अब 2 नए भाग में बांटा गया L और L, तो मुझे बताओ K1 और K2 क्या होगा, जल्दी से बता दो। K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 इंटू L दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू 2L, दैट मींस K1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ K। सिमिलरली K2 भी क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ K आएगा। मतलब अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ना, तो जितने भाग में डिवाइड हुआ है उतने टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड विद इनिशियल K हो जाता है। देखो पहले K था, 2 बराबर भागों में बांटा तो 2K हो गया। पहले K होगा और 3 बराबर भागों में बांट दिया, अगर 3 बराबर भागों में बांट दिया, देखो 3 अगर ऐसे ले लिया, इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया ना, तो नया वाला जो K होगा K1 K2 K3, वो 3 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। समझ में आती बात? समझ में आती बात नहीं आती? यहाँ पे जैसे 1/3 किया ना, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चलो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, अब ऐसे ही कटिंग ऑफ स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे जाएंगे और उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और कटिंग ऑफ स्प्रिंग को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आती बात? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता था ना, पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, 10th में पढ़ा था ना, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स भी होते हैं, पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। तो कॉम्बिनेशन के बाद स्टिफनेस, नया वाला स्टिफनेस क्या होगा कंबाइंड सिस्टम का, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ में आती बात? चलो बहुत बढ़िया, तो मजा आया? क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही है? स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं या एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि स्प्रिंग इंटरनल फोर्स प्रोवाइड करती है और हमेशा स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग एक्सपांशन के लिए फोर्स लगाएगी, मतलब वो हमेशा ही क्या चाहती है कि अपने नेचुरल लेंथ में चली जाए। जब भी उसके नेचुरल लेंथ को डिस्टर्ब किया जाता है तब एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि कांस्टेंट नहीं है। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे फोर्स स्प्रिंग का ज्यादा होते जाता है। अगर तुम ज्यादा कंप्रेस करोगे ना तो तुम्हें अधिक ताकत लगा के उसे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब स्प्रिंग ज्यादा ताकत से उसे वापस अपने सेम पोजीशन पे जाना चाहती है, प्रीवियस पोजीशन पे जाना चाहती है। अगर तुम स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सपांड करो तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, थोड़ा ज्यादा एक्सपांड करो और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा एक्सपांड करो, अब स्प्रिंग और ज्यादा ताकत से अपने आप को वापस बुलाना चाहती है, अपने फ्री लेंथ पे आना चाहती है। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, इसीलिए फोर्स को K इंटू एक्स टाइम किया गया। एक्स जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ में आती है बात? हुक्स लॉ से हमने देखा था F इक्वल्स टू माइनस KX, इसीलिए स्लोप क्या आता है, निगेटिव आता है। समझ में आ रही बात? डिस्प्लेसमेंट अंदर है तो फोर्सेस बाहर की तरफ होंगे, डिस्प्लेसमेंट बाहर है तो फोर्सेस अंदर की तरफ होंगे। स्प्रिंग फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं, दोनों पॉइंट्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को मैंने डिस्प्लेस किया तो सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स आएगा, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट को भी अगर डिस्प्लेस किया तो दोनों पॉइंट पे बराबर फोर्स आएंगे। समझ में आती बात? अगर दोनों पॉइंट को डिस्प्लेस किया तो फिर से दोनों पॉइंट पे बराबर फोर्स आएंगे। कभी भी स्प्रिंग में पेयर में फोर्सेस आते हैं और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आते हैं। ठीक है, बिल्कुल थर्ड लॉ यहाँ पे भी वैलिड है। समझ में आ रही बात?
स्प्रिंग को मासलेस कंसीडर किया जाता है, इसलिए थ्रू आउट द स्प्रिंग फोर्सेस इक्वल होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द स्प्रिंग। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत मजा आया, आज तो एकदम रंगीन था बोर्ड, है ना। चलो बढ़िया से पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, स्प्रिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे और पढ़ेंगे। इसके अलावा देखते हैं और कोई छोटा मोटा टॉपिक बचा होगा तो उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, ठीक है, कोई चीज छूटेगी नहीं, टेंशन मत लो। ओके चलो, फिर ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और बढ़िया मजे से रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।